अखिलेश जी, आपका न्यूज 18 के इस मंच पर अभिनंदन है। और देश का माहौल, प्रदेश का माहौल राममय हो गया है। आपको ये राममय माहौल देखकर कैसा लग रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं आपको। जो माहौल की बात आपने कही है जी, हालांकि आप लोग लगातार माहौल हो ना हो, लेकिन आप लोग माहौल बना के रखते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि माहौल ये जबरदस्ती बनाया जा रहा है या ये राम युग की शुरुआत हो गई है? क्योंकि 550 साल बाद रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं। कल मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश का सबसे तेज चलने वाले चैनल को मैं रात को देख रहा था जी। तो जब उन्होंने माइक लगाया, एक नौजवान वहां आया हुआ था, जब उसके माइक लगाया उसकी तरफ, उससे पूछा कि आप अयोध्या आए हैं, क्यों आप आए हो? तो उस नौजवान ने बहुत सीधी सादी भाषा में कहा कि मैं गोंडा से आया हूं, मैं आपको देखने आया हूं। सोचो, न्यूज एंकर को देखने आया वो। तो माहौल बना के रखिए, लेकिन सवाल ये है जी, जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं आज, ये देश का प्लैन्ड हाईटेक सिटी अगर सबसे बड़ा कहीं है तो वो आपके लखनऊ में है, जिसमें आज हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। जी, लेकिन अब तो अयोध्या का प्लान भी दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि चलिए, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट तो बन सकता था, रेलवे स्टेशन का तो विकास हो सकता था, सरकारें आपकी भी थी, कई सरकारें सपा की रही। क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर एक चूक हुई? मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि विकास को कोई नहीं रोकता, विकास के पक्ष में है। और जहां आपने एयरपोर्ट स्टेशन की बात कही है, एयरपोर्ट जरूर बना है, हवाई पट्टी पहले से थी, और इस पुण्य काम के लिए किसी ने मना नहीं किया, वहां के किसानों ने भी नहीं मना किया, किसान भी आगे आए। लेकिन किसान की यह शर्त थी कि अगर इतने पुण्य काम के लिए उनकी जमीन ली जा रही है तो कम से कम 6 गुना सर्किल रेट का उन्हें मुआवजा दिया जाए। आपको यह सोचना चाहिए, क्या जिन किसानों की जमीन लेकर के वो एयरपोर्ट बना है, क्या इस पुण्य काम के लिए उनको इतना मुआवजा दिया गया? क्या आपने मुआवजे में भेदभाव नहीं किया? दूसरा, स्टेशन तो बनते ही हैं, बनेंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने स्टेशन बनाया, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी बड़े बड़े कथावाचक जी या रिलीजियस प्रीचर आए हैं जी, आप आज भी पता कर लीजिए, सब वहीं पर जाकर के अपनी बात रख रहे हैं जो कभी समाजवादी सरकार में बना था, एक स्थान बना था, भजन स्थल बना था, जहां पर आप परफॉर्म कर सकें, कह सकें। आज जितने लोग भी आ रहे हैं, सब के सब जाकर के वहां अभी तक कार्यक्रम किए हैं। वहां अखिलेश जी, आपने बोला कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनने की आपको खुशी है, मंदिर बनने की कितनी खुशी है? नहीं, वो क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कोर्ट के फैसले से बना है, और कोई भी हिंदुस्तानी होगा जिसको हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, किसी भी धर्म का कोई भी बनेगा, उसमें खुशी होगी। किसको खुशी नहीं होगी? तो पहली प्रार्थना राम के दरबार में क्या लगाएंगे अखिलेश जी? लेकिन खुशी के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा जी, अगर आप जाएं अयोध्या में जाकर के, आप यूपी में आए, तो क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल रहा है? एक अयोध्या के कार्यक्रम में एक नौजवान खड़ा हो गया और कह रहा है कि बताइए, मैं सीवी लेकर के घूम रहा हूं, अपना बायोडाटा लेकर के घूम रहा हूं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी के लिए वेटर की नौकरी मैं करूंगा, मैं रेस्टोरेंट में जाकर के नौकरी करूंगा। आप अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कम से कम नौजवानों को सम्मान का रोजगार नौकरी तो दे दो। आप सम्मान का रोजगार नौकरी नहीं दे रहे। जी, मेरा एक सवाल है कि निमंत्रण तो आपको भी मिला और आपने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, निमंत्रण अस्वीकार करा, वो कहानी किस्सा क्या है पूरा? अगर निमंत्रण में भी राजनीति करेंगे, मुझे याद है आपके ही किसी साथी ने मुझसे पूछा कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े एक नेता ने आपको निमंत्रण दिया है,
जी। और आपसे मिले हैं। मैंने उसी समय कहा कि मुझे किसी से निमंत्रण नहीं मिला, न मुझे कोई नेता मिला है। तो जब उन्होंने जाकर के विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण देने नहीं गया था, मैंने कोरियर से भिजवाया। जब मैंने अगले दिन उनसे पूछा कि आपने कोरियर से भिजवाया, उसकी कम से कम रिसिप्ट तो दे दें, तो जब मैंने रिसिप्ट मांगी तो उन्होंने कोरियर से नहीं, अयोध्या से स्पीड पोस्ट से मुझे भिजवाया था। तो सोचो राजनीति कौन कर रहा था इस पर? जो लोग निमंत्रण में राजनीति कर सकते हैं, तो वो सोचो राजनीति और जगह क्यों नहीं करेंगे। लेकिन निमंत्रण आया, निमंत्रण तो आपको मिला, चाहे स्पीड पोस्ट से ही मिला, तो आपको नहीं लगता जाना तो चाहिए था? रामलला बुला रहे हैं, 550 साल बाद मंदिर बन रहा है, अगर चले जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? देखिए, रामलला और राम पहले से हैं जी। और मैंने हर बार ये कहा और फिर कहता हूं मैं इस बार कि जब बुलावा आएगा मैं जाऊंगा। और जो निमंत्रण मिला उसका मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और धन्यवाद के साथ साथ मैंने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। जी जी। और एक दर्शनार्थी बनकर के मैं जाऊंगा और जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिनका सोशली नुकसान, पॉलिटिकली नुकसान हो जाता है। मैं एक एक करके सबका नाम लूं तो उस पर बड़ा वक्त चला जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अपने नेताओं को भी थोड़ा बांध के रखना चाहिए? कई बार वो आउट ऑफ टर्न बोल जाते हैं। हमें अपने नेताओं को बांधना चाहिए, बीजेपी को अपने नेताओं को बांध के रखना चाहिए। क्या मां सीता के बारे में टेस्ट ट्यूब बेबी आप बोलेंगे? क्या मां सीता के लिए आप टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे? तो अगर हमें अपने नेता बांधने हैं तो बीजेपी को अपने नेताओं को भी बांध के रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर प्रयास पहले की सरकारें भी करती तो ये मंदिर पहले भी बन सकता था? लेकिन बीजेपी बहुत से आरोप लगाती है कि ट्रांसलेशन नहीं हुआ था आपकी शासन में, जब आपकी सरकार थी, जब आप मुख्यमंत्री थे। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन लीगल एस्पेक्ट्स पे सबकी चर्चा हुई होगी और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हम और आपको कोई उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है, मैं 32 साल पुरानी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में कार सेवक हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और आरएसएस वीएचपी इसको बड़ा इशू बनाती है। वो तस्वीर पीछे अभी प्ले होगी। क्या कहना चाहते हैं आप आज 32 साल पुरानी इस तस्वीर पर? पुरानी बातें उखाड़ने से कुछ मिलना नहीं है, गड़े मुर्दे उठाने से कुछ मिलना नहीं है। जो संविधान का पालन करेगा, जी, संविधान को पालन करने वाले ही इस देश में पूजे जाएंगे। शिवपाल जी, जो कि आपकी पार्टी में बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि अगर लाठीचार्ज और गोली नहीं चलवाते तो क्या करते? संविधान का पालन करना था हमें। मैंने आपसे क्या कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो संविधान के पक्ष में होगा, जिसने संविधान बनाया हम उसे भी आज पूछते हैं, जो संविधान के पक्ष में खड़ा होगा हम उसका भी सम्मान करेंगे। क्या आपको लगता है? और जब आप शपथ लेते हैं तो आप शपथ संविधान की लेते हैं, आप शपथ किसी और चीज की नहीं लेते हैं। क्या आप शपथ बदल सकते हैं? मैं कहता हूं कि क्या कोई शपथ किसकी लेगा ये बदली जाएगी? हम सब जब कभी किसी पद पर पहुंचते हैं उस पद पर शपथ हम संविधान की ही लेते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आपको 32 साल पुरानी वाली घटना जो हुई आज की तारीख में जब राम मंदिर बन रहा है तो उसका अफसोस है आपको? बतौर आपकी सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप मुख्यमंत्री नहीं थे। क्योंकि आप वो बात रिपीट कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे एक बात और कह देता हूं जी। जो सरकार में मुख्यमंत्री रहते हैं और जो अधिकारी होते हैं, पहले आपने भी एक अधिकारी को बहुत सम्मान के स्थान पर बैठाया है, आप माफी उनसे भी मंगवा दीजिए। पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है। क्या आपको लगता है ये राम मंदिर के परसेप्शन में जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया, विपक्ष के नेताओं का बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, या फिर और कुछ कांग्रेस के नेताओं का, एक कर्नाटक के मंत्री है उनका बयान आया, उस सबका नुकसान हो रहा है आपका? क्योंकि गठबंधन है, इंडिया अलायंस, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। इंडिया गठबंधन जीत के आधार पर बनने जा रहा है। जी। इंडिया गठबंधन
और पीडीए हमारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराएगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और पीडीए ही हमारी रणनीति है। अगर इंडिया गठबंधन का कोई लीडर कुछ बोल रहा है, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन हमारी रणनीति अगर कोई है तो वो पीडीए रणनीति है। लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, यानी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जिसे कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं और जितने भी हमारे दर्शक यहां बैठे हैं या आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जी, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए करती है क्योंकि इससे लोगों का जीवन बदलेगा, लोगों के घरों में खुशियां आएंगी, लोगों का भविष्य बनेगा। मैं जहां से शुरू बात की थी, मैं बात वहीं पहुंचा देता हूं कि जिस जगह हम यहां बैठे हैं ये हाईटेक अंसल सिटी है, ये कभी नेताजी और समाजवादी पार्टी की बनाई हुई है। इसके दाएं बाएं मेदांता हॉस्पिटल है जहां पर बहुत सारे लोगों का जीवन बच रहा होगा। जी, मैं ये कहता हूं कि मेदांता के बराबर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक अस्पताल बनाया हो तो बता दो आप, कोई एक अस्पताल बना हो तो बता दो। इसी के बाईं तरफ अगर आप चला जाओगे तो वो कैंसर इंस्टीट्यूट है। इट्स ए रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर कैंसर की रिसर्च होती, इलाज होता, जो हमारा गरीब है उसको समय पर इलाज मिलता, सस्ता इलाज मिलता, वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है। जी, उसके आगे बना है एचसीएल, लखनऊ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, और एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 12th के बाद, इंजीनियरिंग के बाद अगर बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहें तो वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में उनको जॉब मिल जाएगा। उसके आगे ट्रिपल आईटी बना है। ट्रिपल आईटी बहुत कम प्रदेशों में है या वो इंस्टीट्यूशन इस तरह की हैं जो बहुत कम बनी है। एक स्टेडियम भी वहां पे बना हुआ है जो देश का सबसे सुंदर स्टेडियम है, और वो एक ऐसा स्टेडियम है जहां इंडिया को जिताता है वो स्टेडियम। जी, जी, आप एक सड़क पे चले जाएं बाईं तरफ, 5 लाख प्रोक्योरमेंट का मिल्क का प्लांट लगा है पराग का। उसके बगल में लगा है 5 लाख लीटर पर डे प्रोक्योरमेंट का अमूल का प्लांट। ये मैंने जितने नाम लिखे हैं या जितने मैंने नाम बताए हैं, अगर एक भी इसके बराबर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो तो बता दो। और ये विकास मैंने केवल 1 किलोमीटर का बताया है मैंने। आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम इसके बराबर दिखाओ तो हमें बता दो आप। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर का विकास हुआ है। बीजेपी कहती है हमने काशी का विकास कर दिया, हमने अयोध्या का विकास कर दिया, हम मथुरा का विकास करेंगे, और वो एक गाना है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और एक गाना वो भी है। जी बताइए। सिया कह गए राम को, क्या वो गाना है बहुत पुराना? रामचंद्र ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मैं अगली लाइनें नहीं सुनाना चाहता हूं, सुना दीजिए, क्योंकि मैं गाना नहीं आता है। अच्छा, आप चलिए, अब अगर वो बात आपके गाने की बात सही है तो उस गाने की भी हर बात सही है। अखिलेश जी, आप देखिए बड़े हाजिर जवाब हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत कम नेता होते हैं जो हाजिर जवाब होते हैं, लेकिन अब गाने की बात चली है, आपको तो भगवान कृष्ण सपने में भी आए हुए हैं। 2022 के चुनाव में मैंने आपका इंटरव्यू किया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिसेंटली कौन से भगवान सपने में आए? प्रभु राम तो नहीं आए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, और बहुत अभी एक मैं इंग्लिश चैनल देख रहा था जी, और देश के बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने ये कहा कि कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण की जो पॉपुलैरिटी है, उससे बहुत पीछे है भगवान श्री राम। और मैं आपको बता दूं, मैं भगवान श्री राम में भी कृष्ण देखता हूं और भगवान श्री कृष्ण में भी राम देखता हूं। अगर आपको फर्क नजर आता हो तो बता दो आप। तो ये जो आप तर्क देते हैं जी, ये तर्क कहीं स्टैंड नहीं करता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें जनता चुन करके भेजती है।
हमारी जिम्मेदारी है कि वो काम करें जिससे लोगों का जीवन बदले। आप संस्कृति को नष्ट करके नई संस्कृति बना रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। आप काशी के लोगों से पूछो कि जो हमारे पौराणिक और न जाने कितने सदियों पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया, क्या हम उनका संरक्षण नहीं कर सकते थे? क्या हम उस संस्कृति का संवर्धन नहीं कर सकते थे? और यही है, क्या और शहरों में नहीं हुआ? तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने संस्कृति दी है, उस संस्कृति को हम कैसे आगे लेकर के जाएं। क्या उस पर रिपोर्ट्स नहीं है? इसलिए उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारी जिम्मेदारी है लोगों का जीवन बदले। जो बात मैंने पहले कही आपसे कि अगर 1 किलोमीटर में कहीं विकास बीजेपी का दिखाई दे रहा हो तो बता दो आप। और फिर देश में जी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मैं देखता हूं कि गारंटी हर चीज की दी जा रही है। मोदी जी गारंटी दवाई की, गारंटी इलाज की। आप जाइए किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए सरकारी में, गरीब का क्या हाल है। न दवाई मिल रही है, न उसका इलाज है। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, आप कभी इमरजेंसी में चले जाएं, आपका मरीज एडमिट नहीं होगा। लाखों लाख लोग भटकते हैं हर दिन, उन्हें सही इलाज मिल जाए। फिर किस बात की आप गारंटी दे रहे हैं? आपने कहा जी कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में। ये तो एक टेंट लगा है, टेम्परेरी टेंट है, जिसमें हम और आप सब बैठे हैं। यहां पर डिफेंस एक्सपो हुआ था, कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो, इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो। जमीन पर क्या उतरा? जो इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने उद्योगपति बुलाए गए थे, वो उद्योगपति गुजरात भी गए, वो उद्योगपति आपके दूसरे प्रदेशों में भी गए। आप ये बताइए, 3 साल सरकार के होने वाले हैं, दिल्ली की सरकार के 10 साल से क्या इंसेंटिव मिला जिससे कोई उद्योग लग गया हो? क्या इंसेंटिव दिया जिससे कारखाने लग गए हों? जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जमीन पे क्या उतरा? और फिर इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव क्यों? सरकार दावा करती है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बंबई से लेकर के हम दिल्ली को जोड़ रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। गुजरात को जोड़ने वाला वो कई हजार करोड़ का है, पंजाब से गुजरात जोड़ने वाला कई हजार करोड़ का है। जिस उत्तर प्रदेश ने सरकार बनाई हो, जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जिताए हो, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, बताओ उसको दिल्ली वालों ने एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया? एक एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दीजिए। लेकिन आप इतनी बात बोल रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक ही गारंटी है जो देश में चलती है, वो है मोदी की गारंटी। 2023 में 5 विधानसभा चुनाव हुए, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हिंदी पट्टी पूरी बीजेपी के कब्जे में है अभी। ये चुनाव जीतना और जनता के लिए काम करना दोनों अलग विषय हैं। बीजेपी मास्टर है मैनेजमेंट में, काम में नहीं है मास्टर। जमीन पे काम क्या है? महंगाई कहां पहुंच गई? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला धन नहीं होगा। कानपुर वाले इत्र व्यापारी जो बीजेपी का था, उस पर 250 करोड़ रुपए निकला, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ रुपए निकला कैश। नहीं, झारखंड में रिकॉर्ड टूटा, जहां पे 350 करोड़। 350 करोड़। तो ये किसकी पॉलिसी की कमी है? किसकी गलती है? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं इकट्ठा होगा। आज मार्केट में सबसे ज्यादा कैश फ्लो कर रहा है, कैश फ्लो कर रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद लें, बिना काले धन के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो आप बताइए, डिजिटल इकोनॉमी भी काफी ग्रो करी है, जिसका मजाक चिदंबरम ने भरी संसद में उड़ाया था कि कैसे चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट लेगा। वो डिजिटल पेमेंट ले रहा है, हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट दे रहा है और ले रहा है। डिजिटल पेमेंट इस देश में पहले से है, डीबीटी सिस्टम पहले से है उत्तर प्रदेश में। मुझे याद है समाजवादी पेंशन 500 रुपया महीना माताएं बहनों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जाता था। सबसे ज्यादा ब्रांचेस यूपी में किसी ने खुलवाई? समाजवादी सरकार ने खुलवाई। सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस खुली तो उत्तर प्रदेश में खुली। तो मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं जी, ये आंकड़े आपको निकालने चाहिए सरकार से कि आपने ब्रांचेस कितनी खुलवाई, डीबीटी सिस्टम किसने लागू किया,
तो सवाल यह है कि किसान की आय दोगुनी हुई क्या? आप विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, क्या विकसित भारत में किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? आप चाय पीने गए थे किसी के घर पर, चीनी की कीमत क्या है? आपको गन्ने की रेट बढ़ाने के लिए क्या आपने कितना दिया? 20 रुपया दिया आपने। पंजाब में गन्ने की कीमत क्या है? हरियाणा में गन्ने की कीमत क्या है? आप महंगाई दर कहां पहुंचा दिए हो और बेरोजगारी दर कहां पहुंच गई है? उत्तर प्रदेश को नया आईएम क्यों नहीं मिला? दो एम्स वही हैं जो समाजवादी सरकार में बने थे। आपने तीसरा एम्स क्यों नहीं दिया उत्तर प्रदेश को? एक अब थोड़ा अखिलेश जी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप खुद सनातनी हैं, आप कई बार कह चुके हैं, लेकिन एक बात बताइए कि पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हैं, मुझे तो कई बार शक होता है कि बीजेपी ने जबरदस्ती आपके यहां भेज दिया है। नहीं, वो शक हो सकता है, बीजेपी को शक हो या बीजेपी से आए हो, इस नहीं, मुझे शक होता है, बीजेपी को नहीं, मुझे शक होता है। मैंने आपसे उस बात पे कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने समय समय पर भगवान श्री राम या और भगवानों के बारे में क्या कहा है, वो बातें मैं कह भी नहीं सकता हूं। तो अगर वो उम्मीद करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर कार्रवाई मैं करूं, तो कम से कम वो अपने लीडर्स पे भी तो कार्रवाई करें। क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि मां सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है? कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो सजा दे बीजेपी उनको। नहीं, बिल्कुल बीजेपी को अगर कार्रवाई करने सजा देगी तो हम भी सजा देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद बीजेपी से, पर स्वामी प्रसाद मौर्य नॉनस्टॉप बोल रहे हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कितनी खराब बात बोली। मैंने ये कहा कि पीडीए भगवान है जी, तो क्या गलत कह रहा हूं मैं इसमें? तो पीडीए भगवान है, बाकी नहीं। मैं ये कहूं कि जब मैं मुख्यमंत्री आवास से गया, बीजेपी ने क्या कार्रवाई की कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया आपने? क्या आप एक मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाएंगे? क्या कार्रवाई की आप बताइए मुझे। अब देखिए, अगर आपके पास जवाब है इसका क्या? नहीं, मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो आप केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, उनसे पूछूंगा। लेकिन एक सवाल, आपने बोला पीडीए भगवान है, तो क्या सिर्फ पीडीए ही आपका भगवान है, बाकी नहीं? ये एक सवाल उठेगा। आप फिर हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे, भारत को नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, मंडे को कौन से भगवान है बताइए आप? ट्यूसडे को कौन से भगवान है? वेडनेसडे को कौन से भगवान है? बृहस्पति को कौन सा हम व्रत रखते हैं? शुक्रवार को हम कौन से व्रत रखते हैं? और हर दिन का हर भगवान का कलर भी है, इसलिए ये मत समझिए। तो पीडीए भी वही हिस्सा है। और अगर वेदांत आप पढ़ोगे जी, हम में आप में सब में भगवान है। क्या हम में आप में भगवान नहीं है? आप में भगवान नहीं है? अब मुझे तो पता नहीं है। लो, भगवान को मानता हूं, सनातन की बात मत करिए। अगर आप सनातन की भी बात करता हूं, अगर ये बात नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जिसके अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप में भगवान हम में भगवान। इंटरव्यू में आपका ले रहा हूं, आपने मेरा लेना शुरू कर दिया। नहीं, मैं थोड़ी देर तो सोच रहा था कि चलो मैं आपसे उलझूं नहीं, आपकी जो मैं है उसी में मैं हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन अखिलेश जी, दिल्ली का रास्ता कहते हैं उत्तर प्रदेश से जाता है, और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस है। सीटों का क्या हो रहा है? मायावती जी आपसे नाराज हैं, उन्होंने तो वो अब कांग्रेस उनसे पीछे से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है, क्या होगा अब? देखिए, कोई नाराज नहीं है, और अभी आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है। बहुत अच्छी बातचीत के साथ हम लोगों ने तय कर लिया है कि 7 सीटों पर हम आपस में बैठ कर के कौन कहां लड़ेगा वो फैसला हो गया। इसी तरह बहुत जल्दी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ भी बातचीत होगी, और हमारा जीत का है, सीट का सवाल नहीं है। जो जीतेगा वो लड़ेगा चुनाव। ये हमारा समझदारी का गठबंधन है। हम समझदारी के साथ जीत कौन रहा है उस पर फैसला लेंगे। लेकिन मायावती जी नाराज हो गई, उन्होंने आपको गिरगिट कह दिया, क्या कहना चाहते हैं आप उसमें? नहीं, वो मेरे लिए नहीं कह रहे थे, वो जो प्रधान बार बार बदल के आते हैं उनके लिए वो कह रही थी। और मैंने उनसे कहा, और उनके बारे में फिर मैं कोट करता हूं आपको, कि पूरे समाजवादी लोग 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ये हमारे समाजवादियों का सपना नहीं पूरा हुआ, बहुजन समाज के लोगों का सपना नहीं पूरा हुआ, तो हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारा उनका झगड़ा हो जाए। पर बीजेपी ने थोड़ी आपको ये शब्द बोले, मायावती ने बोले तो मैं बाइट प्ले करके दिखा देता हूं आपको। वो मेरे लिए नहीं बोला है उन्होंने,
मैं जैसे सपा पार्टी के सुप्रीमो, नहीं, वो सपा जरूर पार्टी कहा के उन्होंने। सुप्रीमो आप ही हैं। वो कहना कुछ और चाहती रही होंगी जी। या कुछ दबाव रहा होगा जिसकी वजह से कुछ और कह दिया उन्होंने। क्या दबाव रहा होगा? आजकल तो सब जानते हैं क्या दबाव है आजकल। बोल दीजिए थोड़ी है। आप पर तो कोई दबाव नहीं है, तो आप तो बोल ही दीजिए दबाव कौन सा है। हमने तो अपनी पूरी राजनीति कर ली, अब क्या दबाव हमारे पे? अब सोचो दबाव क्या होगा हम पे। बीजेपी की समझ देखिए आप। हमने तो गोमती पर रिवर फ्रंट बनाया, नदी पर रिवर फ्रंट बनाया। बीजेपी को बोल नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं, बताइए हद हो गई। कोई नाले पर रिवर फ्रंट बनाता है? लेकिन और हमने गुजरात से अच्छा बनाया। मैं आज भी आपसे दावा लेकिन करता हूं गुजरात में 25 साबरमती से अच्छा रिवर फ्रंट अगर किसी ने बनाया तो वो समाजवादी पार्टी अखिलेश ने जी, बनाया, अखिलेश जी। समाजवादी सरकार में ने बनाया। नहीं, चलिए रिवर फ्रंट आपने शानदार बनाया, लेकिन 25 साल से लगातार बीजेपी की गुजरात में सरकार है और इस बार तो 150 सीटों वाली सरकार आई है। ये कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है, इसलिए हम तुलना आपकी नहीं कर पार्टी सकते। नहीं है, कांग्रेस है उधर। और यहां पर कैसे सरकार बनी है? जो लोग सुबह से शाम तक कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, गले मिल ले उससे। अगली लाइन नहीं मैं बोल सकता हूं, आप सोचो, अगर किसी को गाना याद हो तो बताएं। चल सन्यासी मंदिर में, उसकी लाइन अगली क्या है? सोचो आप, उन्हें गले मिला रहे हैं। ये राजनीति है। इन्होंने भगवान के बारे में क्या क्या नहीं कहा, उन्हें अपने साथ ला करके बैठाए हो आप। इसलिए पीडीए ही जिताएगा। और लेकिन नीतीश कुमार ने एक बात बोली कि अगर कांग्रेस जल्दी सीटों का बंटवारा नहीं करेगी तो मामला गड़बड़ होगा। ओवरलोड डंपर जब्त, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग की कार्रवाई। भोगिका तिराहे के पास पकड़ा गया डंपर। इंदौर में रामलला को भेंट की जाएगी। आदिवासियों के हाथों से बना तीर कमान। तीर कमान को लेकर अयोध्या रवाना हुए वनवासी सामाजिक कार्यकर्ता। कर देगी। लेकिन संयोजक की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही? वो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे सपने दिखाए थे, आय दोगुनी का, बेरोजगारी खत्म करने का, जी, स्मार्ट सिटी पर, वो नए शहर बसाने का, स्मार्ट सिटी बसाने का, ये मेट्रो लगाने का, बनाने का, जी, आपके तमाम सुविधाएं देने का, आज आपकी जीडीपी कहां पहुंच गई? आप अर्थव्यवस्था में कहां पहुंच गए? आपका कोई निवेश नहीं आ रहा, बैंकें डुबा दिया आपने। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा इस सवाल के बाद। ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। बीजेपी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बीजेपी कहती है परखा हुआ है, खरा है। आपको नहीं लगता कांग्रेस और इंडिया अलायंस का कैंडिडेट ना होना नुकसानदायक होगा? पब्लिक किसके लिए वोट करेगी? पूर्व में भी बिना प्रत्याशी घोषित किए भी प्रधानमंत्री वो बने। दौर और था, पर वो दौर और था। कोई बात नहीं, दौर कोई और भी हो, लेकिन राजनीति तो वही है। हमारे पास चॉइस है। और अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, उदाहरण के लिए आप बताइए जी, क्या अग्निवीर जैसी व्यवस्था देश को सुरक्षित करेगी? और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि गांव के पिछड़े दलित, इनके नौजवान भर्ती हो जाते थे फौज में, उनका घर परिवार की स्थिति बेहतर हो जाती थी। ये बीजेपी ने सर्वे कराया और उन्हें महसूस हो गया कि इससे आर्थिक स्थिति गांव के लोगों की बेहतर हो रही है, इसलिए उन्हें जो पक्की नौकरी वाली व्यवस्था उसको खत्म कर दिया। क्या अग्निवीर हम स्वीकार करेंगे? जी, कोई देश का नौजवान अग्निवीर को स्वीकार नहीं करता। मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर है अयोध्या की, और वो तस्वीर कौन सी है? 1992 की और 2024 की। क्या कहना चाहते हैं इन 2 तस्वीरों को देख के? टेंट से महल में आ रहे हैं रामलला। सुप्रीम कोर्ट को बधाई। अगली तस्वीर दिखाते हैं कौन सी आ रही है। अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अखिलेश जी और मायावती जी। वो हमारे लिए हमेशा बढ़ी रही हैं और सम्मान से हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया उनका। अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आती है। क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे तो कुछ बोलना पड़ेगा अखिलेश जी। इधर मत बोलिए क्योंकि पहले भी बीमार थे, इधर भी बहुत बीमार हैं। वो स्वस्थ हो जाए जल्दी, वो स्वस्थ हो। अगली तस्वीर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गोरखनाथ मंदिर में। इस पे मैं क्या कहूंगा? 46 में 56। क्या बोला आपने? 46 में 56। अच्छा, उन्होंने कभी नौकरी बताई कि समाजवादी सरकार थी तो एसडीएम भर्ती 46 में 56 हो जाते थे। मैं उस दिन से आज दिन तक
उनसे सूची मांग रहा हूं कि भाई वो 46 से 56 वाली सूची तो दे दो। जी, मैं आपसे भी कहता हूं, पर अगर उनका कोई सहयोगी आए तो उससे कहना कम से कम 46 से 56 वाली सूची दे दो। केशव मौर्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या है? डिप्टी सीएम? वो क्या है? आप तो क्या था उस समय, पद क्या था पहले, क्या विभाग था उनके पास, अब क्या विभाग है उनके पास? पर है तो डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम आपकी उनकी तकरार बहुत हो जाती है। देखिए नहीं, ये स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है कि पिछड़ों को पिछड़ों से बढ़ा दो। वो पिछड़े हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो पिछड़े हैं, वो पिछड़े हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछड़ों का कितना नुकसान हो रहा है इस सरकार में। आप सोचिए, अभी 60,000 भर्ती निकली, 50 लाख नौजवानों ने भर्ती के लिए फॉर्म भरा है। दुख होना चाहिए सरकार को। और 60,000 में उन्हीं से पूछिए, बिल्कुल जो मूल भावना थी आरक्षण की, उसमें कितने नौजवान पुलिस भर्ती में पाते नौकरी? मैं जानता हूं वो टेढ़ी बातें कहेंगे, वो और गलत बात कहेंगे, लेकिन उससे कहिए कि रिजर्वेशन, बीजेपी के लोगों से पूछिए कि आरक्षण में अब कितने पिछड़े दलित नौजवानों के साथ भेदभाव किया सरकार ने। जी, अखिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए। लेकिन अब 1 मिनट और रुकिए बस, जोरदार तालियां हो जाएं। मैं अनुरोध करूंगी अमित देवधर जी से लोकलेश यादव जी का धन्यवाद करें। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। राम सिया